एक अकेला बिस्मिल्लाह खान जो रिप्रेजेंट कर रहा है बलूचिस्तान को। yes. आपकी टीम का नाम है कोयटा ग्लेडिएटर्स। yes. आपके पास एक लड़का है सिर्फ कोयटा से बिलोंग करने वाला। exactly. आप उसे भी नहीं खिला रहे, जबकि उसकी जगह 100% बन रही है। ही इज अ विकेट कीपर बैटर और ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी रहा है। ये टॉप ऑर्डर कोयटा के लिए ओपन आके 50 रन कर भी चुका है प्रीवियस PSL में। तो अब इसको क्या कहेंगे, मतलब ये ब्लेंडर्स नहीं है, ये आई मीन ये खुद या तो किसी मसलियत का शिकार है इनकी मैनेजमेंट, ये देख नहीं रही। कितनी मसलियतें आएंगी जिंदगी में, तो मसलियत क्या होती है? फिर मसलियत क्रिकेट हो जाएगी, इसका नाम चेंज करते हैं मसलियत। मैं बताता हूँ ना आपको मसलियत क्या होती है कि वो यार ये इसको नहीं खिलाएंगे तो यूं ना हो जाए, पाकिस्तान इसे ना खिलाएंगे तो यूं ना हो जाए। लेट्स नेम इट दैट। नहीं असल में सॉरी बट पाकिस्तान मसलियत की बात कहीं और लेके जा रहा था मैं, बट इस तरह से नाम रख देते। साइम अयूब एंड बाबर आजम एज द ओपनिंग पेयर एंड देन रिजवान कमिंग वन डाउन, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पीसीबी की या नहीं होनी चाहिए? नहीं यार, रिजवान और साइम से ओपन करवा रहे हो ठीक है, फिर बाबर को वन डाउन भेज दो। क्या देख रहे हैं किस तरीके से? जबकि बाबर खुद भी कह रहा है, कितना बड़ा बैट्समैन स्टार है हमारा, वो कह रहा है कि भाई ये चीज सही नहीं है। देखें, अगर साइम के साथ ओपन जाना चाहिए तो वो बाबर आजम को जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान नो डाउट वो भी इस काबिल हैं कि वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हुई है, एक साथ इन्होंने ऑलमोस्ट 10 मैच खेल लिए हैं एज एन ओपनर, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग बन गई है, इनकी जो तालमेल बन गई है, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, तो वो फिर आप ब्रेक कर देंगे, आप फिर एक नया जो है वो कॉम्बिनेशन अपनाने जाएंगे। तो ज़रूरत क्या एक्सपेरिमेंट करने की जब आपके पास इतने बेहतरीन दोनों ओपनर्स मौजूद हो। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को नंबर 3 पे भी खिलाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एंड वेरी कंक्लूडिंग तरफ बढ़ता हुआ शो बाटा प्रेजेंट्स। हमारा HBL PSL और HBL PSL सीजन 9 ऑलमोस्ट अपने इख्तितामी मंजिल पे आ चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट क्या अब तो आ ही चुका है। लीग मैचेस सारे खत्म हो चुके हैं, अब प्लेऑफ्स की बारी आ चुकी है और प्लेऑफ्स का चार्ट भी सेट हो चुका है। जो मैच आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच, थ्रिलिंग मैच और बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज मुकाबला नहीं रहा, वन साइडेड मैच रहा। मुल्तान सुल्तान जो है उन्होंने बस छक्के छुड़ा दिए कोयटा ग्लैडिएटर के। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ द वन एंड ओनली तारिक हारून। तारिक भाई कैसे हैं आप? आपकी फेवरेट टीम, ये परफॉर्मेंस, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन पहले एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे सामने सोशल मीडिया पे आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं एज एज उसको रीड करना चाह रहा हूँ और इसी से अपने शो की शुरुआत भी करना चाह रहा हूँ। वो है चीज ऐसी कि ना रख उम्मीद वफा किसी भी परिंदे से ए इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो आशियाना भी भूल जाते हैं। सर, शेरो शायरी हो रही है और तंजो मिज़ा हो रहा है। सरफराज अहमद का स्टेटस है जो मैंने आपके सामने रखा है, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया है। व्हाट इज हैपनिंग, पहले इस पे जरा बताइए कुछ। हाँ देखें, ये इसमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, क्योंकि एक तो शेर सरफराज अहमद ने कहा और लिखा और नाम मंसूब कर दिया इकबाल से, तो ये भी एक मुनासिब बात नहीं है। दूसरा, ये कौन सा परिंदा है ये उनको यहाँ मेंशन करना चाहिए था। किसी भी परिंदे से तो आई थिंक कबूतर लोग पालते हैं, वो जाते हैं वापस भी, बल्कि दूसरे और कबूतरों को भी साथ ले आते हैं। तो आई डोंट नो, इनको आगे चल के हो सकता है ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त बैड पैच है सरफराज का भी और उनके पूरे ग्रुप का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ही बहुत अच्छा नहीं कर रही है, हम देख रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। चलें मैच की तरफ आते हैं। तो मैच पे अगर हम नज़र डालें, मैच समरी पे नज़र डालें, तो सिचुएशन या स्टोरी कुछ ऐसी रही कि कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले किया बॉलिंग करने का फैसला। समझ रहे थे शायद उनका बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कर लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा स्कोर देगा मुल्तान सुल्तान को, ऐसा रोक देगा उन्हें कि वो डिफेंडेबल टोटल होगा। बट हैविंग सेड दैट, एक टाइम पे लगा कि शायद मुल्तान सुल्तान को प्रॉब्लम हो इस पिच पे स्कोर करने में। हाउएवर यासिर खान 12 रन 11 बॉलों के ऊपर आउट हो गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान द मास्ट्रो 69 रन 47 बॉल्स, मैन ऑफ द मैच। मोहम्मद रिजवान ऑल द वे आई वुड से पीएसएल के अंदर, नो नथिंग शॉर्ट ऑफ हिज कैप्टनसी, नथिंग शॉर्ट ऑफ हिज बैटिंग और ही गिविंग चांसेस एंड अपब्रिंगिंग अ प्लेयर्स, आई वुड से, जो हम बात करते भी हैं। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, एक मुतमईन कैरेक्टर जिसे मैं कहूँगा। ऑलमोस्ट उनकी टीम में आप देखिए कि सभी को खिला दिया उन्होंने,
ऑन एंड ऑफ करके उन्होंने पूरे स्क्वाड को क्रिकेट खिला दिए और एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं, कहाँ बैटिंग ऑर्डर सेटल करना है, कहाँ बॉलिंग को तो आगे पीछे करके वो अब जब प्लेऑफ में जा रहे हैं तो उनके पास एक सर्टन इन फॉर्म प्लेइंग 11 भी मौजूद है। तो क्या ही ब्रिलियंट इनके आइडियाज़ थे, क्या ही इनकी कैप्टनसी थी, क्या ही उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। तो क्यों ना हो, जब इतना मुतमईन हो एक लीडर हर लिहाज से, उसे किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, उसने कोई मिस्टेक्स हार्डली जो छोटी मोटी हो जाती हैं उसके अलावा कोई ऐसी ना की हो, तो और उनका पूरा स्क्वाड जो है उनको बैक कर रहा हो, रिस्पेक्ट कर रहा हो, तो क्यों ना हो ऐसी परफॉर्मेंसेस। अच्छा, हमारी बात तारिक भाई कहीं ना कहीं सुनी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आई हैव सीन न्यूज़ एंड यू कैन से राइट नाउ दीज आर रूमर्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, ये वो कि जी मोहम्मद रिजवान को T20 स्क्वाड का पाकिस्तान के कैप्टन भी कंसीडर किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। जो बात चल रही है, जो बात हम कर भी रहे थे कि परफॉर्मेंस के बेस पे या जो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजीज चल रही हैं उसके बेसिस के ऊपर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये मुझे पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब के पास, चेयरमैन जो है PCB के, उनके पास भी ये चीज़ गई है। कुछ सेलेक्टर्स ने, कुछ लोगों ने उनको एडवाइस की है कि यार बना दो इसको कैप्टन। न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड आ रहा है T20 खेलने के लिए, देख रहे हैं आप इनको कैप्टन बनता हुआ मोहम्मद रिजवान को? देखिए, अब जबकि और लोग भी कहने लगे, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, जब और लोग भी कहने लगे हैं तो उनको नज़र आ गया असल में डिफरेंस बहुत है लीडरशिप में, जो मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं कप्तानी, और जो दूसरे शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से की है, उनकी टीम देखें बिल्कुल बॉटम पे है। तो या जो कोई भी कैप्टन पूरी PSL में अगर कोई उनके करीब है थोड़ा बहुत कप्तानी में, तो बाबर आजम का हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम भी टॉप पे है और उनकी परफॉर्मेंसेस अपनी भी अच्छी हैं, टीम की भी अच्छी हैं। लेकिन रिजवान जो है वो बिल्कुल ही ऑन टॉप है, तो दुनिया को नज़र आया है और अब लोग कहने लगे, और कहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हक में पाकिस्तानी नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम वैसे मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें PSL के अंदर, नो डाउट दे आर द बेस्ट टीम जो कि हमारे सामने निकल के आई है, बट 2 मैचेस उन्होंने हारे और दोनों ही मैचेस पेशावर ज़ल्मी से हारे हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी अब जो कि मुल्तान सुल्तान का मैच होने जा रहा है प्लेऑफ में, पेशावर ज़ल्मी से होने जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी रिजवान के जहन में कि यार अच्छा अब इसको कैसे टैकल करना है? हम 2 मैच लीग मैचेस में इस टीम से हार चुके हैं, या बाबर आजम है तो वो खाइफ ही रहेंगे कि नहीं यार बाबर आजम है, मेरा अपना कप्तान है, वो कप्ताना कहते भी थे उनको, हम देखते हैं, और अभी तक शायद वो दोस्ती जाहिर है वो तो है ही, बरकरार है और रहे इंशाल्लाह ताला। तो ये प्रेशर में आके खेलेंगे अगला मैच या फिर नहीं खुल के खेलेंगे? नहीं, प्रेशर में तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रेशर होगा, ज़रूर रहेगा। 2 मैच हार गए लीग में, तो इस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल बाहर हाल रहेगा। लेकिन आई थिंक अब जो सिनेरियो है कराची स्टेडियम का, तो यहाँ पर अब अगर पूरी स्ट्रेंथ से इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान उतरेगी अगेंस्ट ज़ल्मी, तो आई थिंक ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। इससे पहले भी वो मैचेस जीते ज़रूर हैं, लेकिन कोई ऐसे आसानी से नहीं जीते हैं, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। और अब चूंकि इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, सारे के सारे फॉर्म में हैं मुल्तान सुल्तान के पास, तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा एज है कराची की पिच के लिहाज से, और जिस तरह से इनके बैटर्स ने, आप देखिए कि डाउन दी ऑर्डर आकर भी इनके वो चार्ल्स ने आज जिस तरह से बैटिंग की है, इफ्तिखार अहमद का फैक्टर मौजूद है। तो उसके अलावा बॉलिंग में उसामा की जिस तरह की फॉर्म है, और उसके अलावा इनके पास जो है ना वो फैसल अकरम है, आई थिंक चाइनामैन, लेफ्ट आर्म विकेट टेकिंग ऑप्शंस, मोहम्मद अली विकेट्स ले रहे हैं आज। उन्होंने बहुत अच्छी, विले ने जो है ना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है पावर प्ले में बाद में भी। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान जो है ना उनको एज हासिल होगा, लेकिन प्रेशर ज़रूर रहेगा कि वो 2 मैचेस हारे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है। सर डेविड विली 3 विकेटें आज लेके गए हैं, इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त, 5.5 की इकोनॉमी, 4 ओवर्स 22 रन दिए हैं, सिर्फ 3 विकेटें भी ले ली हैं। उसके अलावा उसामा मीर ने 3 विकेटें ली हैं, 5.74 की इकोनॉमी, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसामा मीर तो हमारे टॉप बॉलर बन चुके हैं PSL के। अब ये चीज़ नज़र आ गई है, अनटिल अनलेस प्लेऑफ में कोई बहुत बड़ा अपसेट ऐसा हो जाए कि वो शायद 1 विकेट भी ना ले सके और किसी और टीम का प्लेयर। आई विल मूव टुवर्ड्स इफ्तिखार अहमद नाउ। आज भी हमने देखा कि जब उनकी टीम थोड़ा सा टॉपल कर गई, रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, यासिर खान ने भी एक रोल प्ले किया, अनलकी रहे थोड़ा सा, उसके बाद फिर चार्ल्स जब आए
उस्मान खान आए, उस्मान खान वो फायरी इनिंग्स नहीं खेल सके और 21 रन बनाए उन्होंने 23 बॉलों पे। देन कम्स इफ्तिखार अहमद ऑल ऑफ अ सडन। अब इफ्तिखार अहमद इस फॉर्म में अगर हैं ऑलरेडी, सो यू सी हिज प्लेस डेफिनेटली इन द T20 नेशनल स्क्वाड एज वेल, या फिर कोई चक्कर चल जाएगा कि नहीं यार इसको डाल दो, इसको डाल दो, इसको बिठा दो, एज फैक्टर कह लो, ये कह लो, जो हमारे अजीब से रीजन होते हैं। हाँ देखें, जो क्वालिटीज़ उनकी पाकिस्तान टीम के लिए दरकार है जी, उसमें तो वो 100% जो है पूरा उतर रहे हैं। अगर हाँ इससे हटकर कोई पर्सनल मामलात हो, उनका बात करना किसी को पसंद ना हो, हाँ। या उनका आना जाना चाल चलन अच्छा ना लग रहा हो, या उनकी शक्ल किसी को पसंद ना हो, आई एम सॉरी टू से, तो ही कोई रीज़न हो सकता है उन्हें बाहर करने का वर्ल्ड कप स्क्वाड से। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में, और इस फॉर्म से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना इसके अलावा कोई बैट्समैन देख रहे हैं ऐसा जो इफ्तिखार अहमद की लेट से रिप्लेसमेंट बन सकता है? देखिए, इफ्तिखार अहमद की रिप्लेसमेंट इस वक्त तो पूरे PSL में पाकिस्तान टीम की अंदर नज़र नहीं आ रही। हाँ, इन बिटवीन और लोग जो ऐड हो सकते हैं उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज़म खान ऐड हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, हम शादाब खान को देख सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, हम अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में देख सकते हैं। शाहीन अफरीदी को नहीं देख सकते? शाहीन अफरीदी तो खैर कैप्टन है अब तक साइड के, वो तो है ही। तो हम सऊद शकील को देख सकते हैं 4 नंबर पे आके बैटिंग करके 50 बना गए सर। हाँ देखिए, वो कर सकते हैं। देखिए, माजी में पाकिस्तान के कप्तानों ने वर्ल्ड कप में 1 डाउन बैटिंग की और वर्ल्ड कप जिता है। ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेटजी अगर अपनाई जाए, कोई प्लानिंग हो, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमने देखा कि 92 के वर्ल्ड कप में कैप्टन जो है वो 1 डाउन गए हैं आखिर के 2-3 मैचेस में और परफॉर्म किया, करवाया है साथ में। तो ऐसा सच कोई ऐसी बात नहीं है मेरी नज़र में, लोगों की अपनी राय है। तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर हमने पहले ओपन 1 डाउन ये तो पहले सेट कर लिए थे वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक मिडिल ऑर्डर में जो है ना वो शादाब खान, आज़म खान और इफ्तिखार, ये मुझे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत कैंडिडेट जो है ना ये नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे भी आऊँगा, उनकी बैटिंग बॉलिंग के ऊपर, उस पर ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। आपकी फेवरेट टीम भी है तो ज़रा आपको तंग भी करूँगा मैं इस मामले में। बट बिफोर दैट, पाकिस्तान स्क्वाड में अब तो बस ये PSL खत्म होगा, इसके बाद न्यूजीलैंड आ रहा है, इसके बाद वो आ रहा है, आर्मी कैंप में हमारे लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने के लिए पूरी टीम को भेजा जा रहा है उसके लिए, और फिर बहुत सारा T20 हमें देखने को मिल रहा है ऑल अक्रॉस द ईयर। मैं तो कहूँगा वर्ल्ड कप तक भी और वर्ल्ड कप के बाद भी देखने को मिलेगा। what टीम कॉन्स्टिट्यूशन डू यू वांट टू प्ले? क्योंकि अभी बाबर आजम का भी एक बयान भी आया, उन्होंने जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पिछले मैच की हुई थी, तो ही सीम टू बी वेरी अनहैप्पी कि यार उन्हें 1 डाउन पोजीशन पे भेजा जा रहा है। हालांकि वो एक अच्छे ओपनर बैट्समैन हैं, खुल के उन्होंने इजहार किया है, गो के बाबर कम करते हैं। सो डू यू सी साइम अयूब एंड बाबर आजम एज द ओपनिंग पेयर एंड देन रिजवान कमिंग 1 डाउन? ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए PCB की या नहीं होनी चाहिए? नहीं यार, रिजवान और साइम से ओपन करवा रहे हो, ठीक है, फिर बाबर को 1 डाउन भेज दो। क्या देख रहे हैं किस तरीके से? जबकि बाबर खुद भी कह रहा है, कितना बड़ा बैट्समैन स्टार है हमारा, वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। देखें, अगर साइम के साथ ओपन जाना चाहिए तो वो बाबर आजम को जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान नो डाउट वो भी इस काबिल हैं कि वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हुई है, एक साथ इन्होंने ऑलमोस्ट 10 मैच खेल लिए हैं एज एन ओपनर, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग बन गई है, इनकी जो तालमेल बन गई है, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, तो वो फिर आप ब्रेक कर देंगे, आप फिर एक नया जो है वो कॉम्बिनेशन अपनाने जाएंगे। तो ज़रूरत क्या एक्सपेरिमेंट करने की, जब आपके पास इतने बेहतरीन दोनों ओपनर्स मौजूद हो। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को नंबर 3 पे भी खिलाया जा सकता है, जो कि ज़्यादा सूतमंद। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ कहता है यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हालांकि जो नजर आ रहा होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर वही बात होती है कि वी आर इन ट्रबल, पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। भाई परफॉर्मेंसेस सामने, चीज़ें सामने, कॉम्बिनेशन सामने बन रहा है। उसामा मीर को लेके जाएं, उस्मान खान को आप लूज कर चुके हैं, इतना अच्छा पावर हाउस बैटर है यार। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि वो डिजेक्टेड होके, मायूस होके UAE जैसी टीम, UAE चले गए, मजबूर हुए ना वो। उनको नजर आ रही थी कि उनके पास चीजें नहीं है जो ट्रांसलेट कर सकें या मौके नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे तो खैर समझ नहीं आ रहा कि कौन ऊपर बैठा हुआ है। ये कोई एक शख्स बैठा हुआ है ऊपर, या कोई मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की चीजें उखाड़ पछाड़ ये करते रहते हैं बैठ के? कौन लोग हैं? देखिए, ये जाहिर है जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, उन्हीं के डिसीजन होते हैं। कैप्टन उसमें शामिल होते हैं क्योंकि ये प्लानर्स होते हैं। तो माजी में जो हुआ है पिछली सीरीज़ में
T20 सीरीज़ में। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले रिजवान और बाबर जो है उनके स्ट्राइक रेट का बड़ा इशू था, तो इस वजह से उन्होंने वो जोड़ी ब्रेक की थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो जोड़ी साथ खेल रही है उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, उनकी एवरेजेस भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप फिर से वही जोड़ी अपनाएंगे जो कि पहले जिसको आपने ब्रेक किया था, तो फिर इट मीन्स कि आप वहाँ गलत थे जहाँ आपने इनको ब्रेक किया था। और अगर आप अब करंट सिनेरियो देख रहे हैं तो आपको करंट सिनेरियो में देखते हुए इस जोड़ी को, साइम और बाबर की जोड़ी को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, ओके, वेल सेड। लेकिन आप उस बात का डिप्लोमेटिक आंसर देगा कि कौन है अब। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरे जहन में आती है कि यार ये जो मैनेजमेंट है पीसीबी की, सपोर्ट स्टाफ है या जो भी है, आपके सेलेक्टर्स हैं, क्रिकेटर नहीं है क्या ये? इनको क्रिकेट की समझ नहीं? जिस तरह की ये डिसीजंस लेते हैं, अभी तक लेते आ रहे हैं, आई होप फ्यूचर में बेहतर हो, लेकिन क्या इनको बिल्कुल समझ नहीं है, या क्रिकेटर्स का होना वहाँ ज़रूरी है या नहीं उस पोजीशन पे? अगर नहीं है तो डेफिनेटली क्रिकेटर्स ही होते हैं और उन्हीं का होना ज़रूरी है, और क्रिकेटर्स ही होते हैं। सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स होते हैं, एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, सारी क्रिकेट खेली भी होती है उन्होंने। और जो कोचेज़ अपॉइंट होते हैं वो भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स होते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई आम क्रिकेटर पाकिस्तानी वो कोच बन गया हो, अनलेस के बाहर से हमने जो है ना वो ट्राई किया है, इंटरनेशनल ना होते हुए भी बहुत कम एक्सपीरियंस क्रिकेट का हमने ट्राई किया है, जैसे मिकी आर्थर। उसके अलावा तो सारे ही जो है वो वेल रिनाउंड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन होता ये है कि प्लानिंग जो बनती है वो टूर पे बनती है, वो कोचेज़ एंड कैप्टन, वाइस कैप्टन इनके दरमियान बनती है। तो ये एग्री करते हैं तो ही मामला चलते हैं। तो अगर पहले ये चीज़ें हुई हैं कि ओपनर्स को चेंज किया गया है या कोई भी मिडिल ऑर्डर बनाया गया है, तो उसमें कोच के साथ साथ कैप्टन की जो है वो भी प्लानिंग शामिल होती है। तो यहाँ पर हम उन्हें ब्लेम नहीं दे सकते जो कि बोर्ड के मजीद कोई ओहदेदारान है। सिलेक्शन कमेटी भी सिर्फ सिलेक्शन की हद तक जिम्मेदार होती है, उसके बाद सारी की सारी जो कहानी है वो सपोर्ट स्टाफ, कोचेज़ और कैप्टन, वाइस कैप्टन या सीनियर प्लेयर्स का अगर वो इनपुट लेना चाहे तो उनके दरमियान। मैं अपना सवाल चेंज कर देता हूँ जी, ठीक है। मुझे बताएं 3 नाम, लोकल लेजेंड्स के नाम बता दें जो आप कहते हैं कि यार इनका अगर पीसीबी में कहीं भी कोई भी रोल आ जाए तो हम एक डिफरेंट टीम या विनिंग टीम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। देखें 3 नहीं, मैं 30 नाम दे दूंगा, लेकिन इनके आने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है। सही आदमी आपको दिखेगा ही नहीं। आई मीन सही से मुराद जो उसूली आदमी होगा, उन्हें अगर रख भी लिया जाएगा किसी मजबूरी के तहत, तो उनको अथॉरिटी इतनी नहीं दी जाएगी कि वो उसको जो है वो कैरी कर सके। हमारे सामने यूनुस खान की मिसाल है, वो छोड़ गए। हमारे सामने हफीज़ ने रिसेंटली इस्तीफ़ा दिया है, आई मीन खुद से। बहुत कम ऐसा होता है, हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है कि कोई इस्तीफ़ा दे। सर मैं नाम लूंगा आपसे, लेकिन वो 3 नाम मुझे चाहिए, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के लिए, आवाम के लिए कह लें या सबके लिए बताना चाहूँगा कि यार ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे पास लोकल लेवल पे जो अगर पीसीबी के अंदर बैठे हों किसी ना किसी पोजीशन पे, तो दे कैन क्रिएट सम डिफरेंस अगर उनके पास अथॉरिटी हो। लेट्स अज्यूम अथॉरिटी है उनके पास, फिर भी वो 2-3 नाम जो भी आप देना चाहें ओपनली। देखें 2-3 नाम अगर मैं दूंगा तो बाकी के जो 25-26 है ना वो नाराज़ हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि बहुत पोटेंशियल है इस पर। क्या खूब कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो किसी और लॉबी के कंट्रोल में रहती हैं। आई मीन अपॉइंटमेंट्स ऑफ कोचेज़, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, सारी जो जिसे कहते हैं कि जड़ है वो यहाँ पर है। अगर सिलेक्शन कमेटी सही तैनात हो और उनको फुल अथॉरिटी हो कि वो आज़ादाना तौर पर अपना स्क्वाड सेलेक्ट करें, उनका किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के रिश्तेदार को ना लेना हो, किसी के बेटे भतीजे भांजे को ना लेना हो, उन्हें कहा जाए कि भाई आपका इख्तियार है, आप जाके टीम सेलेक्ट करके लाएं। होता हुआ देख रहे हैं? नहीं हो सकता ना, जब भी तो मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कहाँ के लिए नाम लूँ। यहाँ तक कि चेयरमैन भी आपके इतने आज़ादाना तौर पे काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर भी जो है ना वो वज़ीर आज़म का हाथ होता है। तो आपका बोर्ड ही आज़ाद नहीं है, आपका बोर्ड जो है वो सियासी इन्फ्लुएंसेस में रहता है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से, कुछ चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। खत्म कैसे होगा? अब इनको आज़ाद होना चाहिए, पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा पीसीबी को। गवर्नमेंट करेगी, आइन में कुछ तरमीम होंगी,
पूरे पाकिस्तानी मिलके करेंगे। जो लोग हैं, पीसीबी इज अ सेमी गवर्नमेंट बॉडी राइट नाउ या फुल गवर्नमेंट बॉडी? इसे अब आजाना ऐसे कहते हैं कि आज़ाद तो वो हैं, हाँ। लेकिन वो बराए नाम है। इनके चीफ पैटर्न जो होते हैं वो वजीर आजम होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना वो सियासी इन्फ्लुएंस आ जाता है। और अच्छा। यहाँ पर पीसीबी का चेयरमैन तक आज़ाद नहीं होता, वो अपॉइंट होते हैं। आप देखते हैं वो कहाँ से अपॉइंट हो रहे हैं। तो फिर यंगस्टर्स क्या करें? जो यंगस्टर्स क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि यार परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर या अच्छी फॉर्म के ऊपर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे सूनर और लेटर। वो खैर कोई डेस्टिनी नहीं, हर एक की अपनी डेस्टिनी होती है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। कोई प्लेयर आगे, कोई प्लेयर पीछे। एंड आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दैट कि आपकी जब जर्नी होगी, जब लक होगी, परफॉर्मेंस होगी, साथ में तो हो जाएगा। लेकिन वो प्लेयर्स क्या करें? बैठ जाएं, छोड़ दें क्रिकेट, फिर कुछ और देखें? नहीं, उनके पास ऑप्शन ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, वो फिर वो जो लॉट में सबसे अलग नज़र आए। यानी उनके पास यही एक ऑप्शन रहता है। वो बाबर आजम को रोल मॉडल बनाए, वो यूनुस खान को देखें जिन्होंने इस मुल्क के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। वो उन प्लेयर्स को देखें, वो उनकी तरह से मेहनत और परफॉर्मेंस करें ताकि उन्हें पिक करने में जो है ना कोई एक्सक्यूज़ ना बचे। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जब आप किसी भी सीरीज टूर्नामेंट का टॉपर है, जस्ट लाइक अब बेस्ट बॉलर हैं उसामा मीर पीएसएल के, तो इन्होंने तो जाना ही जाना है, जाना ही चाहिए। इसी तरह जो बेस्ट बैटर होंगे उनको जाना ही चाहिए वर्ल्ड कप में। अब ये फर्क हो गया, जाना ही जाना है या जाना ही चाहिए। अब उसामा मीर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर नहीं गया, कल हारिस रऊफ फिट होके आ गए लेट्स सपोज, और उनको कहा गया जी फास्ट बॉलर्स की जरूरत है हमें, यूएसए की पिचेस है, कुछ नहीं पता कि कैसी होंगी, इसलिए हम फलाने को लेके जा रहे हैं, फलाने को नहीं लेके जा रहे, उसामा मीर ड्रॉप आउट हो जाते। अब ये उसामा मीर के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा ना, या उस तरह के यंगस्टर के लिए फिर रोल मॉडल का क्या फायदा? उनके लिए होगा। बाबर आजम जैसी क्लास को जो आपने बात करी, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, कैप्टनसी मिली, फिर उसके बाद एक परफॉर्मेंस का बैड पैच चला, वर्ल्ड कप में वो गए, उसके बाद अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि शायद पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, या जो आप सियासत की बात करें वो हुई, एंड नाउ ही इज डाउन। परफॉर्मेंस से दोबारा उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं वही बाबर आजम हूँ जो पहले था। लेकिन अब फिर वही बातें हो रही हैं कि उस बंदे को भी अगर वो कुछ कह रहा है कि यार मुझे ओपनिंग में भेजोगे तो ज़्यादा मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे पता है कैपेबिलिटी क्या है, तब भी यही हो रहा है कि नहीं जी आप वन डाउन चले जाएं, नहीं जी आपके साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नहीं भाई तो क्या रीज़न है? तो फिर ये यंगस्टर को मोटिवेशन कहाँ से आएगी? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि मोटिवेशन बाज़ औक़ात आपकी जो हर्डल्स हैं, जो आपके रास्ते की रुकावटें हैं, वही तो आपको मज़ीद बेहतर करने के लिए आती हैं, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। लेट्स सपोज कि अब रुकावटें क्या हैं कि भाई नहीं ये बराबर की परफॉर्मेंस है, तो हमने क्या हुआ, इसको एज दे दिया। अब दे दिया तो वहाँ पर क्या होता है कि वो मीडिया या जो जर्नलिस्ट होते हैं या पब्लिक है, बहुत बड़ी एक वो है पब्लिक है हमारी जो कि लवर है क्रिकेट की, वो सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत शोर मचा के खामोश हो जाएगी कंपैरिजन अगर होगा। लेकिन एक की परफॉर्मेंस जो है ना वो एक 20 पे हो, दूसरे की 10 पे हो, और 10 वाले को जब ये लेके जाएंगे तब इनके ऊपर प्रेशर बहुत आना है। और कब तक करेंगे, मतलब एक आध दफा करेंगे उसके बाद, लेकिन इन्हें टीम में लाना पड़ेगा। सर उस्मान खान भी तो चले गए। नहीं, वो तो चले, हाँ वो तो चले गए, लेकिन इसी वजह से गए कि कहीं ना कहीं बैकएंड पे नहीं मिल रहा था। इरफान खान ने अजीज जैसा प्लेयर, कल हम डिस्कस पिछले प्रोग्राम में अपने नहीं कर सके थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कराची किंग्स को निकालने के लिए कि वो सिचुएशन से निकले जो पिछले मैच में, और नजर आए हमें परफॉर्म करते हुए जब उन्हें मौका मिला है। हालांकि जो हम उनके स्टैट्स भी देख रहे थे और जो आपको भी पता है कि उनकी फॉर्म है, उस हिसाब से उन्हें भी मौके नहीं मिल रहे और वो कहीं जगह नहीं बना पा रहे। उस लड़के में क्या खराबी है कि वो पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं बन सकता? भाई वो आपके वन डाउन आके, टू डाउन आके आपको इतने अच्छे स्टेबिलिटी दे जाता है, स्ट्राइक रेट वो मेंटेन कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई मुझे मौका दोगे तो मैं कुछ करूंगा ना। अब आप खिलाओगे ही नहीं तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि वो उस प्लेयर के अंदर है क्या? तो मेरा सवाल तो ये है ना कि फिर यंग लोग जो देख रहे हैं ये, वो भी ये कहेंगे कि यार कोई दूसरा राउट लो। नहीं, उनके पास अगर कोई ऑप्शन होगा तो ही वो जाएंगे ना। अब उस्मान खान की तरह सबके पास तो ऑप्शन होते नहीं। और अगर इस मुल्क में वाकई में हालात तो ऐसी हैं, जिसको ऑप्शन मिलता है वो फिर निकलने की सोचता है, क्योंकि फ्यूचर का यहाँ पर क्लैरिटी किसी को नहीं रहती कि आगे चल के क्या होगा। अगर यहाँ तक के करंट प्लेयर्स पीएसएल के, पाकिस्तान स्क्वाड के, वो मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं, ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू ज़रूर है अपनी जगह। लेकिन जो लोग जिन्होंने रहना ही है, जिन्होंने कोशिश करनी है अपने करियर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, तो उनके लिए ये है कि वो अपने आप को
बेहतर से बेहतर करके आएँ, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हो वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि उन्हें सेलेक्ट करने में किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन या कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ ना रहे और वो सेलेक्ट हो जाए। इससे इनको फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ वो सेलेक्ट होंगे बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम पे भी परफॉर्मेंसेस उनकी बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि वो मेहनत करके परफॉर्मेंसेस करते हुए ऊपर आते हैं, तो फिर वो लोग उनके फ्लॉप होने के चांसेस कम होते हैं। पाकिस्तान टीम को यूज़ किया जा रहा है, यूज़ करके कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स दूसरी जगहों पे जाके अपना नाम बनाना चाह रहे हैं और पैसा कमाना चाह रहे हैं, ऐसा है? डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग करते भी हैं और एक नाम होते हैं बहरहाल उनके पहले से भी, तो वो फिर यहाँ से जाहिर है प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान टीम के साथ किसी का भी नाम जुड़ गया, पीसीबी के साथ किसी भी स्टेज पे अगर उनकी कोई उनकी जो है ना वो डेजिग्नेशन उन्हें मिल गया, जस्ट लाइक कोचिंग स्टाफ में है या मैनेजमेंट में है या पीसीबी में, सिलेक्शन कमेटी में, अव्वल तो पहले से भी इस काबिल होते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद जाहिर है उनकी प्रोफाइल जो है वो अप होती है, स्ट्रांग होती है। और मैं समझता हूँ कि ये तो प्रोफेशनलिज्म में होता ही है। लेकिन आपने जो बात की है कि लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो पर्सनल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर रखें। है नहीं, और है नहीं तो अब वो खुद ही जिम्मेदार है इसके, मैं तो इसका कसूरवार नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस होनी चाहिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नजर आता है मैचेस के अंदर कि क्या सिचुएशन हो रही है। अभी का मैच ले लें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम जो कि लगती थी कि यार छा जाएगी, आते ही छा जाएगी, पीएसएल तो कोई बात ही नहीं है, जिस टीम में इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लोकल प्लेयर्स भी और लोकल टैलेंट भी मौजूद है, तो ये टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन वही हुआ कि टीम कंपोजिशन सही जब नहीं बनती और सही प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं कि जहां मुल्तान सुल्तान ने 185 रन्स का पहाड़ खड़ा किया, वहां पे सिर्फ 15 ओवर्स में 16 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे अभी, क्वेटा की पूरी टीम 106 रन्स बना के ऑल आउट हो गई। सिर्फ किस वजह से कि भाई टीम कंपोजिशन, आपने ना ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की, एक कैप्टन रायली रूसो, खैर वो इंटरनेशनल कैप्टन है, लेकिन स्टिल उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपने आप को फॉर एग्जांपल डाउन द ऑर्डर कर दूं, मैं उसको उमर अमीन को खिला लूं जो एसपीएल में इतना बड़ा परफॉर्मर रहा है, बैटिंग में बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, उसको मैं बुला के खिला लेता हूं, उमर बिन यूसुफ को ऊपर भेज देता हूं। सिर्फ ओपनर्स भरे हुए हैं, खाली वो ओपनर्स ही ओपनर्स हैं, वो हर बॉल को उसी तरीके से खेलते हैं, चाहे वो जेसन रॉय हो, सऊद शकील हो या फिर रायली रूसो को दो, उमर बिन यूसुफ हो। अब जब ये ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलती तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग although it's your favorite team, I don't want to disregard them, but ये आज क्या सिचुएशन इस मैच में हमें देखने में मिली, ये कहाँ अटक गए? बॉलिंग पिच थी, इनके पास तो बॉलर भी मौजूद है अच्छे। देखें ये मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं। टीम का फेवरेट होना अपनी जगह, और वो फेवरेट क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि फेवरेट वो इस वजह से थी कि इस मरतबा जो उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, इस मरतबा उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की, उन्होंने कैप्टन भी चेंज किया, उन कैप्टन को लाए, शुरू के मैचेस आप देखें जिस तरह से उन्होंने जीते। और मैं ये समझता था कि यार इन्होंने जो स्क्वाड रखा है ये आगे चलकर जस्ट लाइक वो जो मेरी सोच थी वो मोहम्मद रिजवान उस पर पूरा उतर गए। वो उस तरह से अपनी टीम को कॉम्बिनेशन बनाकर सबको खिलाकर और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर अब वो प्लेऑफ में चले गए। तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक क्या की है कि ये आउट ऑफ फॉर्म जो होते चले जा रहे थे प्लेयर्स, उन्हीं के साथ न सिर्फ खेल रहे थे बल्कि उनके ऑर्डर्स को भी बहुत कम छेड़ा है जाकर। तो अब ये बात ऐसी है कि जैसे आपने कहा कि अगर इनके पास रिप्लेसमेंट ना हो तो तब भी हम कहें कि यार इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। बेंच पे उमर अमीन है, जब बेंच पर आपके पास देखिए एक अकेला बिस्मिल्लाह खान जो रिप्रेजेंट कर रहा है बलोचिस्तान को। आपकी टीम का नाम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आपके पास एक लड़का है सिर्फ क्वेटा से बिलोंग करने वाला। आप उसे भी नहीं खिला रहे जबकि उसकी जगह 100% बन रही है। ही इज अ विकेट कीपर बैटर और ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी रहा है। ये टॉप ऑर्डर क्वेटा के लिए ओपन आके 50 रन कर भी चुका है प्रीवियस पीएसएल में। तो अब इसको क्या कहेंगे, मतलब ये ब्लेंडर्स नहीं है, ये आई मीन ये खुद या तो किसी मसलियत का शिकार है इनकी मैनेजमेंट, ये देख नहीं रही। कितनी मसलियतें आएंगी जिंदगी में, तो मसलियत क्या होती है? फिर मसलियत क्रिकेट हो जाएगी, इसका नाम चेंज करते हैं मसलियत। मैं बताता हूँ ना आपको मसलियत क्या होती है कि वो यार ये इसको नहीं खिलाएंगे तो यूं ना हो जाए, पाकिस्तान इसे ना खिलाएंगे तो यूं ना हो जाए। लेट्स नेम इट दैट। नहीं असल में सॉरी बट पाकिस्तान मसलियत की बात कहीं और लेके जा रहा था मैं। बट
इस तरह से नाम रख देते हैं। फ्रेंचाइजीज की अपनी वो आज़ाद होते हैं अपनी टीम सिलेक्शन में, स्क्वाड सिलेक्शन में आज़ाद होते हैं, फिर प्लेइंग 11 में भी जाहिर है वो आज़ाद हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंसेस डाउन हैं तो उसका जो पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, उनकी वजूहात हम ये बता रहे हैं कि वो मसलिहत पे पड़ गए हैं, लेकिन परफेक्शन उनसे फिर दूर हो गई। सरफराज को क्यों नहीं खिलाया? सरफराज कराची में, सरफराज बंदा है डेफिनेटली होना चाहिए था कराची में, जितनी भी फॉर्म उनकी खराब हो। लेकिन लेट्स सपोज कि आपने सरफराज, या हो सकता है सरफराज ने खुद ही एक्सक्यूज कर लिया हो, ये भी मुमकिन है कि इतना फ्लॉप होने, वो करियर में कभी इतना फ्लॉप नहीं हुआ, तो क्या बनता था कि आप बिस्मिल्लाह खान को लेकर आते। आपके ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका एक नया ओपनर आ जाता। नंबर 1। नंबर 2, उमर अमीन की आपने बात की, SPL में इसी कराची की पिचेस पे वो बेस्ट बैटर हुए और उन्होंने रन्स किए। अब वो टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं, वो ओपन 1 डाउन खेलते थे। तो इनके पास ये ऑप्शन भी था, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद आज के मैच में टॉस जीतने के बाद ये फिर चेस पे चले गए, इन्होंने बैटिंग करा दी मुल्तान को। तो देखें अब खुद ही अपने बैटिंग पावर हाउस है जी भाई, देखो तो सही कि वो चेस भी कर रहे हैं, मैचेस में जीतते चले आ रहे हैं, टॉप की टीम बनी हुई है इस वक्त, अगर दोबारा टॉप ऑफ द चार्ट हो गई है वो। अगर कोयटा पहले बैटिंग करके, क्योंकि इनकी बैटिंग ही उस तरह की फॉर्म में नहीं है, क्लिक नहीं की कर रही पिछले कई मैचेस से, पहले बैटिंग करके अगर 150 160 रन भी कर देता तो किसी तरह का प्रेशर रहता और इस तरह से नहीं हारते अगर मैच हार भी जाते। नंबर 1। नंबर 2, इन्हें उन प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा कि जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो आई थिंक बहुत देर हो गई है, अब वो एक एलिमिनेटर पे आ गए हैं, ये एलिमिनेटर की पोजीशन पे। अब मुझे नहीं लगता कि अब भी इनमें इतनी करेज होगी कि ये बोले चले यार हारे या जीते हम इनसे क्यों ना चले जाए, क्योंकि बहुत पहले होना चाहिए। देखने को मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द मैच, राइली रूसो इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल कैप्टन है, वो ये जिम्मेदारी ले रहा है, कह रहा है यार मैंने परफॉर्म नहीं किया, उसने खुल के बोला है मैंने रन्स नहीं दिए जिसकी वजह से मेरी टीम लेट डाउन हो रही है। दिस इज हाउ कैप्टनसी शुड बी। हमें अपने किसी कैप्टन में या लोकल कैप्टन्स के अंदर या करंट कैप्टन में ये नजर नहीं आया, सिर्फ ये नजर आया हम देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर खामोश हो जाओ। खैर बातें हमारी चलती रहेंगी। प्लेऑफ्स का शुरुआत हो चुकी है, बस अब प्लेऑफ होगा। अगला मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हु इज योर फेवरेट इन दैट? आई थिंक मुल्तान सुल्तान। यू विल गो देयर विद मुल्तान सुल्तान। Why? One reason, just one reason. 2 मैचेस वो हार चुकी हैं और मैं देखना चाहता हूं कि जब हम मोहम्मद रिजवान को कैप्टन देख रहे हैं पाकिस्तान साइड का, तो मैं देखना चाहता हूं कि अब वो क्या स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं कि वो ज़ल्मीज़ को हराकर फाइनल में जाए। So you are sending मुल्तान सुल्तान to the final. टिल देन के मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच हो, हम यहीं रैप करेंगे इस पूरी एपिसोड को और आपको ये पैगाम देंगे कि आप भी अपने पैरों को रैप कर सकते हैं बड़े अच्छे बाटा के स्नीकर्स में, जिनका स्नीकर फेस्टिवल अभी भी चल रहा है। बाटा के आउटलेट पे जाइए, अपना फेवरेट स्नीकर आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी यू हैव फ्रॉम नॉर्थ स्टार एंड देयर ब्रांड्स पावर चूज कीजिए और अपना स्नीकर पहनिए। बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा मजेदार किस्म का स्नीकर है। हम लोग तो रोजाना इनको एंजॉय कर रहे हैं और बड़े सुकून से हम घंटों आपसे इसीलिए बातें कर सकते हैं कि हमारे पैर बड़े सुकून में होते हैं और हम बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। Till next time when we come back, you can watch this episode on हम न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, और जहां भी आपको हमारी शक्लें दिखें, जैसे कि मैं रोज कहता हूं, आप उस पर जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Till next time, from Bata Presents हमारा HBL PSL, this is Jarar Mehdi and Tariq Bhai signing off. Allah Hafiz.